अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा तहिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अअयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अअयुनि व मा तुख़फ़ी सुदूर आमीन या रब्बल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे, हम सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स डिस्कस कर रहे थे। कल हम लोगों ने प्लान बनाया था कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स हमने डिस्कस करने हैं नॉन करंट एसेट्स के हवाले से सबसे पहले, फिर उसके बाद करंट एसेट्स में फिर हमने डिसाइड किया था इन्वेंट्री हो गया, इसी तरह से ट्रेड रिसीवेबल, प्रीपेमेंट्स, एडवांसेस, डिपॉजिट्स और अदर रिसीवेबल, और उसके बाद कैश एंड बैंक बैलेंस, जो कि चैप्टर नंबर 9 होगा हमारा। चैप्टर नंबर 10 में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इक्विटी से रिलेटेड, लायबिलिटी से रिलेटेड, और सबसे एंड पे फिर हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। तो आज हमने मॉर्निंग की क्लास में, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, आज हमने मॉर्निंग की क्लास में सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स रिलेटेड टू नॉन करंट एसेट पढ़ने शुरू किए। तो बच्चे, हमने कुछ बातें डिस्कस की थी, उससे आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने राइट्स और ऑब्लिगेशन से रिलेटेड प्रोसीजर्स परफॉर्म करने। हमने कहा प्रोसीजर ऐसे नहीं होते कि बस हमने सोचा तो प्रोसीजर परफॉर्म करने शुरू कर दिए। प्रोसीजर हम परफॉर्म करते हैं विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन असर्शंस, क्योंकि जब हम प्रोसीजर के बारे में बात कर रहे थे तो आप याद कीजिएगा चैप्टर 4 पढ़ाते हुए मैंने आपको बताया था हमें ऑब्टेन करने हैं सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ये ऑब्टेन करने के लिए हम लोगों ने कहा था सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस का मतलब है क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। फिर हमने कहा था क्वांटिटी के बारे में फैसला करेंगे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट की बेस पे, और सेकेंडली हम फैसला करेंगे उसकी क्वालिटी पे बेस करते हुए। फिर हमने बात कही क्वालिटी कैसी होगी उसकी। क्वालिटी में हमने कहा था दो बातें देखिएगा, एक होगी रेलिवेंस और दूसरे नंबर पे हमने बोला था रिलायबिलिटी। रेलिवेंस और उसकी रिलायबिलिटी देखनी होगी हमें। फिर जब हमने बात की रेलिवेंस की, तो रेलिवेंस में हमने सबसे पहला पॉइंट पढ़ा था रेलिवेंस डील्स विद द लॉजिकल कनेक्शन और बियरिंग अपॉन द पर्पस ऑफ द प्रोसीजर। हमारा मकसद क्या है, हम किस लिए प्रोसीजर परफॉर्म करना चाह रहे हैं। हमने ओवर स्टेटमेंट को देखना है, हमने अंडर स्टेटमेंट को देखना, हमारा मकसद क्या है। फिर उसके बाद हमने दूसरी बात जो बोली थी वो हमने कहा था कि खास किस्म के ऑडिट प्रोसीजर्स खास किस्म की सर्टन असर्शन से रिलेटेड हमें एविडेंस प्रोवाइड करेंगे, बाकी एविडेंस हमें प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो खास किस्म के ऑडिट प्रोसीजर खास किस्म की असर्शन से रिलेटेड हमें एविडेंस प्रोवाइड करते हैं। तभी एग्जामिनर क्या कहता है, आपको एग्जाम में कहता है ये असर्शन है, आप मुझे बताएं इस असर्शन से रिलेटेड हमें एविडेंस चाहिए। एविडेंस हासिल करने के लिए प्रोसीजर कौन कौन से लगाएंगे वो तुमने बताना है। ये पेपर में सवाल आता कि वो आपको खुद मेंशन कर देता है, भाई हमारा ऑब्जेक्टिव ये है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, हमने इससे रिलेटेड एविडेंस ऑब्टेन करने हैं, बताओ कौन से प्रोसीजर परफॉर्म कर। हम जनरल सोच के बातें बता के आते हैं, हमें यही नहीं पता होता एक खास किस्म के असर्शन से रिलेटेड खास किस्म के प्रोसीजर के बारे में जिक्र करेंगे। सिंपल बातें सोच के मत बता के आइए, तो आपको कुछ हद तक रिटेन करना है इसको। अभी इतना नॉलेज नहीं है हमारे पास कि हम खुद से बताने बैठ जाएं, क्या होगा तो वहां पे हमारा टाइम कंज्यूम होगा। बेहतर तो यही होता है कि आपके पास लिखने की एबिलिटी हो, उसके लिए खूब प्रैक्टिस की भी जरूरत होती है। टाइम शॉर्ट हो तो बेहतर है रिटेन कर लेना इसको। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उससे रिलेटेड बहुत सारी असर्शन से रिलेटेड हमने बातें सुबह मॉर्निंग की क्लास में की, उसमें समझा। अब हम इससे आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने बेसिकली राइट एंड ऑब्लिगेशन का मतलब होता है ऑनरशिप को जानना, मलकियत। इसका मतलब क्या हुआ, मलकियत, मालिक कौन है भाई।
तो मलकियत के लिए आपने लीगल डॉक्यूमेंट देखने हैं। आपको शायद याद होगा हमने सुबह मॉर्निंग की क्लास में भी ये वर्ड बोला था, रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट। बच्चे मेरे पास ना मेरा ख्याल है नई किताब का नहीं है, पुरानी किताब का है। 141 यहाँ पे शो हो रहा है, रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट। ठीक हो गया जी बच्चे। रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट आपको किस चीज के बारे में एहसास प्रोवाइड करेगा? मलकियत के बारे में, कि मालिक कौन है, और वो आपको पता चलेगा लीगल डॉक्यूमेंट से, ऑनरशिप सर्टिफिकेट से। अगर तो प्रॉपर्टी आपकी अपनी है, आपके नाम पे है, तो फिर तो ये लीगल डॉक्यूमेंट से काम चल जाएगा। लेकिन अगर तो आपने लीज पे ली हुई है, तो फिर लीज का कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ेगा आपको। लीज के कॉन्ट्रैक्ट से आपको पता चलेगा कि ये प्रॉपर्टी आप वाकई इसका हक रखते हो, या आप बैंक से कंफर्म करवाएं क्या बैंक ने ऐसा कोई एग्रीमेंट किया भी हुआ है उस ऑर्गेनाइजेशन से जिसके आप ऑडिटर हैं। तो ये बात हो गई। लीगल डॉक्यूमेंट होगा ऑनरशिप के केस में, या लीज का एग्रीमेंट आपको ऑब्टेन करना होगा। ये बात क्लियर है जी बच्चे? अच्छा, व्हीकल के केस में हम क्या कहते हैं? ये भी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट हो सकते हैं जी बच्चे, रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, या उस जैसे एक्साइज में रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट है, स्मार्ट कार्ड हो गया, उसमें ऑनरशिप का नाम आ रहा होगा। ऑनलाइन आप वेरीफाई भी कर सकते हैं जी, बिल्कुल ऐसा ही है। वो इनवॉइस परचेज वैल्यू है, उससे आपको उसकी कॉस्ट के बारे में पता चलता है, उसकी एक्यूरेसी के बारे में पता चलता है। उसके बाद बाकी एसेट्स में इनवॉइसेस। लेकिन अब ये देखें इनवॉइसेस से कैसे? यासिर साहब, इनवॉइस इन द नेम ऑफ द कंपनी होनी चाहिए। इनवॉइस नेम ऑफ द कंपनी। अगर इनवॉइस नेम ऑफ द कंपनी हुई तो ये एविडेंस हो जाएगा कि ये इस एसेट का मालिक ये कंपनी। अगर इनवॉइस कंपनी के नाम पे नहीं है तो फिर ऑनरशिप का एविडेंस हमें नहीं मिल पाएगा। क्लियर हो गया जी बच्चे? लीज एग्रीमेंट क्या नहीं? अगर आपने फर्नीचर खरीदा तो इनवॉइस के केस में फिर क्या होगा? नाम। ठीक हो गया। प्रिंटर ले आए, प्रिंटर की तो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे ना। क्या मतलब? अदर डॉक्यूमेंट ट्रांसफरिंग टाइटल, अगर उसका टाइटल है आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो वो होगा डॉक्यूमेंट, नहीं तो इनवॉइस होगा। या वो टाइटल जैसे आप बाजू का तो होता है किस्तों पे ले लेते, वो हायर लीज वाला एग्रीमेंट नहीं है, उसमें डिफरेंट सिचुएशन। वो कुछ इस किस्म का हो सकता है, वो ऑनरशिप तो आपको ट्रांसफर कर रहा है लेकिन वो कह रहा है कि आप मेरी इंस्टॉलमेंट ऐसे ऐसे पे करते चले जाना। तो कुछ इस किस्म की सिचुएशन हो सकती है। उस केस में याद रखिएगा, बाकी एसेट्स के केस में जैसे ऑफिस इक्विपमेंट्स हो गए, प्रिंटर हो गया, लैपटॉप हो गया, फर्नीचर एंड फिक्सर हो गया, मोबाइल फोन हो गया, इन केसेस के अंदर आपको क्या होना हो, चेक करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा इसका इनवॉइस। और इनवॉइस के अंदर क्या मौजूद होनी चाहिए? कंपनी के नाम पे टाइटल क्या है। ठीक होगा जी? जिसके नाम पे ये ट्रांसफर हो रहा है वो टाइटल देखना पड़ेगा। प्रैक्टिकल एग्जांपल ये कि आपने फर्नीचर खरीदा, अब मैं ये जानना चाह रहा हूं ये फर्नीचर आप ही का है या नहीं है। हो सकता है आप किसी और का उठा के अपने घर में रखा हुआ हो इस्तेमाल के लिए, ये मैं जानना चाह रहा हूं। मैं कहूंगा मुझे इसकी परचेज इनवॉइस दिखाओ। अब वो परचेज इनवॉइस में नाम किसका है, वो ट्रांसफरिंग टाइटल देखना पड़ेगा मुझे उसका। वो जो टाइटल लिखा होगा अजम्पशन यही होगी कि इसी के नाम पे बाय हुआ होगा। नॉर्मली ऐसा ही होता है। ठीक हो गया जी बच्चे? इसके बाद आगे इंश्योर करना है डॉक्यूमेंट्स आर इन द नेम ऑफ द एंटिटी। देखिए उसने खुद बता दिया, ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे होने चाहिए। उसके बाद रिव्यू लीगल डॉक्यूमेंट्स। वो क्या मतलब? अगर आप कोई एसेट खरीदते हो तो एसेट की आपको कंसीडरेशन पे नहीं करनी होती, कंसीडरेशन पे करनी। कंसीडरेशन कैसे पे करो? थ्रू बैंकिंग चैनल।
तो बैंक स्टेटमेंट से वेरीफाई कर सकते हो कि आपके बिजनेस के अकाउंट से पैसे उनके बिजनेस के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए होंगे, तो बैंकिंग चैनल के थ्रू भी ट्रेस हो जाएगी। ये भी लीगल डॉक्यूमेंट आ गई, ये बात क्लियर होगी। या अगर आपने चेक भी दिया है, चेक भी, तो उसके केस में भी तो ये बैंक स्टेटमेंट से ट्रेस हो जाएगा। क्लासिफिकेशन बच्चे, अगली एजर्शन है क्लासिफिकेशन। आपने ये देखना है कि नॉन करंट एसेट्स को क्लासिफाई किया हुआ है अप्रोप्रिएट अकाउंट के अंदर। जैसे लैंड है तो लैंड के, बिल्डिंग, इसी तरह से फर्नीचर एंड फिक्सचर, ऑफिस इक्विपमेंट, तो उसकी क्लासिफिकेशन भी अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। सबसे लास्ट पे आ गई प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का मतलब क्या? डिस्क्लोजर। इसका डिस्क्लोज सही तरीके से किया गया एज पर IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, और इसके साथ ही साथ कंपनीज एक्ट 2017 के 4th, अगर लिस्टेड कंपनी है, अगर अदर देन लिस्टेड कंपनी है तो 5th शेड्यूल के मुताबिक। तो रिव्यू करने हैं आपने डिस्क्लोजर्स, डिस्क्लोजर को रिव्यू करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और देखना है क्या डिस्क्लोजर करेक्ट है और वाज़ेह लिखे हुए। इंश्योर करना है शेड्यूल, शेड्यूल फिक्स एसेट शेड्यूल की बात कर रही है। किस शेड्यूल की बात कर रहे हैं? फिक्स एसेट शेड्यूल, जो हमने सुबह मॉर्निंग में भी डिस्कस किया था। नॉन करंट एसेट का एग्री कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फिगर्स के साथ, मतलब उसका जो टोटल बैलेंस आ रहा है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो फिगर प्रेजेंट हो रही है वो एग्री भी कर रही है आपस में या नहीं कर रही। इन केस बच्चे ये शेड्यूल बना हुआ, ये टोटल का कॉलम है, टोटल ये फिगर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की फिगर के साथ एग्री करनी है, करंट ईयर के साथ, और ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के साथ एग्री करेगी, लेकिन ये कौन सी फिगर होगी? कंपैरेटिव फिगर होगी। क्या हुआ? तो डिस्क्लोजर में मौजूद होता है ना, तो क्रॉस कास्टिंग नहीं करते इसको कहते हैं ना क्रॉस कास्टिंग करो। कास्टिंग और क्रॉस कास्टिंग का क्या मतलब हुआ कि चेक करो कि शेड्यूल में जो फिगर लिखी हुई है वही फेस पे भी आ रही है, ये ना हो शेड्यूल की फिगर और फेस की फिगर आपस में मैच ना करें, कंपेयर करते हैं ना इसको जी, उसकी बात कर रहा हूं जी। बच्चे यहां तक बात क्लियर हो गई? कोई सवाल यहां तक पूछना है तो पूछ सकते हैं जी बच्चे। कौन सा पॉइंट? यही क्लासिफिकेशन के अंदर नहीं करते, जैसे लीज के अंदर करते थे नॉन करंट एसेट्स के अंदर, उसी जो मोर देन ईयर में। देखो लायबिलिटी के लिए जो हम लोग करते हैं वो एलोकेशन हो जाएगी करंट पोर्शन और नॉन करंट पोर्शन। क्लासिफिकेशन होता है कि आपने इसका लीज का हेड बनाना है या इसको ओन्ड एसेट में लेके जाना है, उसका हेड ऑफ अकाउंट कौन सा बनेगा वो उसकी क्लास। जैसे खर्चा है ना, अब अगर मुझे खर्चा लिखना है कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाऊंगा, एडमिन में जाऊंगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूट, उसके बाद इसकी डेप्रिसिएशन की लाइन आइटम है, इसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस की लाइन आइटम है, ये है इसकी क्लासिफिकेशन। जैसे बाजू का हम कहते हैं ना एसेट्स या एक्सपेंसेस को मिस क्लासिफाई किया, क्या मतलब हुआ? ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस के अंदर आपने क्लासिफाई कर दिया जबकि ये तो कैपिटलाइज होना चाहिए था, ये तो एसेट है, ये गलती होगी। रिपेयर एंड मेंटेनेंस सब्सीक्वेंट जितनी भी होगी वो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करो। अगर आपने वहां चार्ज नहीं की, इसको कैपिटलाइज कर दिया तो ये गलत हो गई। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बच्चे मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन की थी अभी तक कि अगर हमारे पास ऑलरेडी एसेट्स पड़े हुए हैं और हम उसकी मेजरमेंट कर रहे हैं, या कॉस्ट मॉडल होगा या रिवैल्यूएशन मॉडल होगा, अब उस पे हमने प्रोसीजर विद रिस्पेक्ट टू अजर्शन सारे सीख लिए। अब आगे दो टॉपिक्स जो मैंने सुबह भी हाईलाइट किए थे, हमें प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं वो एसेट जो हमने ड्यूरिंग द ईयर खरीदे, एडिशंस। अगर ड्यूरिंग द ईयर किसी एसेट को बेच डाला, डिस्पोजल, उस पे हम कुछ प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे एडिशन से रिलेटेड जनरल प्रोसीजर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात देखेंगे
फिक्स एसेट शेड्यूल में एडिशन में ऐड हुआ हुआ है, ड्यूरिंग द पीरियड जो एडिशन है उसमें कोई एडिशन आ रही है? पहला पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट, चेक द ऑथराइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर टू परचेज दीज एडिशन। पहली चीज शेड्यूल ऑफ एडिशन, नेक्स्ट वन ऑथराइजेशन। कंपनीज एक्ट 2017 में आपने एक बात पढ़ रखी हुई है कि अगर फिक्स एसेट को खरीदना है, शायद साहब फिक्स एसेट आपने खरीदने हैं, तो फिक्स एसेट खरीदने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल की जरूरत है। वो आपने पढ़ा हुआ पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसमें ये बात भी पढ़ रखी है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल के बिना आप कोई फिक्स एसेट खरीद नहीं सकते, और उसमें वैल्यूएशन भी बताई हुई है। तो ये हो गया कि आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अप्रूवल ली हुई है। नेक्स्ट बच्चे, कंफर्म करना है टोटल एडिशन रिकॉन्साइल कर रही है मूवमेंट के साथ। मतलब क्या? ओपनिंग बैलेंस, एडिशन, डिस्पोजल नहीं है फॉर द टाइमिंग, क्लोजिंग बैलेंस एग्री कर रहे हैं। इंस्पेक्ट करें परचेज इनवॉइसेस को या कोई और एविडेंस जो ये इंश्योर कर रहा हो कि आपने ये एडिशन किया, जैसे लीज व्हीकल, तो क्या होगा? लीज का एग्रीमेंट, फिर परचेज इनवॉइस तो नहीं होगी। इसी तरह से अगर कोई लैंड और बिल्डिंग बाय की है तो परचेज इनवॉइस नहीं होगी, उसके केस में क्या होगा? सेल डीड या परचेज डीड, परचेज एग्रीमेंट होगा। वो लीगल डॉक्यूमेंट्स देखने होंगे जी। टोटल एडिशन रिकॉन्साइल कर रही है मूवमेंट के साथ, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस के साथ, जो नोट में बनाया हुआ है। नोट में क्या? डिस्क्लोजर में हम लिखते नहीं थे ओपनिंग बैलेंस, एडिशन ड्यूरिंग द ईयर, डिस्पोजल, और सबसे लास्ट पे क्लोजिंग बैलेंस। और ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ गया। हमने इसको रिकॉन्साइल करना है अपने फिक्स एसेट रजिस्टर के साथ। इस बैलेंस को हमने अपने रिकॉन्साइल करना है जनरल लेजर के साथ। क्या ये बैलेंस फिक्स एसेट रजिस्टर के साथ, जनरल लेजर के साथ एग्री करता है? अगर एग्री नहीं करता तो कहां मिस्टेक हुई हुई है? हो सकता है कोई एडिशन यहां पे लेना आप भूल गए हो, या हो सकता है यहां तो आपने कंसीडर कर लिया है लेकिन फिक्स एसेट रजिस्टर में लिखना भूल गए। तो आपने ये आपस में एग्री करना है, कंफर्म करना है कि ये तमाम डॉक्यूमेंट, जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो आपस में एग्री कर रही हूं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हूं। ठीक हो गया जी बच्चे? अगर आपने फिक्स एसेट के एडिशन देख रहे हो तो उसकी एग्जिस्टेंस, फिजिकल एग्जिस्टेंस, इंस्पेक्शन, जो सुबह भी कहा था, आपने इंस्पेक्शन करनी है कि आप फिक्स एसेट एग्जिस्ट कर रहा है फिजिकली, और देखना है क्या अकाउंटिंग रिकॉर्ड में उसकी एंट्री सही अमाउंट से रिकॉर्ड हुई है, करेक्ट अमाउंट से रिकॉर्ड हुई है। आईएफआरएस के मुताबिक पहली दफा जब भी एसेट को किताबों में रिकॉर्ड किया जाएगा तो कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया जाएगा। कॉस्ट के 3 कंपोनेंट्स होंगे, क्या तीनों कंपोनेंट को सही सही वैल्यू से कंसीडर किया गया? अगर अजम्पशन यूज हुई है या कोई एस्टीमेट यूज हुआ है, जैसे एस्टीमेट हम कह देते हैं प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट, और उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अजम्पशन डिस्काउंट रेट की, उसकी अमाउंट की और पीरियड की, क्या वो अजम्पशन रीजनेबल है? और ये भी देखना है अगर असम्पशन उन्होंने यूज किया डिसमेंटलिंग कॉस्ट की 5 साल, तो डेप्रिसिएशन भी 5 साल पे बेस कर रही होगी। देखें ये रीजनेबल है, तो आपने इन सब चीजों को देखना है। तो क्या हो गया? सबसे पहले शेड्यूल ऑफ एडिशन, दूसरी बात ऑथराइजेशन, अप्रूवल, थर्ड वन एडिशन को रिकॉन्साइल करना है डिफरेंट डॉक्यूमेंट, जैसे फिक्स एसेट रजिस्टर बता दिया, जनरल लेजर बता दिया, परचेज इनवॉइसेस को चेक करेंगे फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, और किताबों में जो अकाउंटिंग एंट्री पोस्ट की हुई है वो सही अमाउंट से आईएफआरएस के मुताबिक रिकॉर्ड हुई हुआ है या नहीं हुआ हुआ। कोई कंफ्यूजन एडिशन में? क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे जब भी सवाल पैदा होता है ना डिस्पोजल का, याद रखिएगा इसके केस में गेन भी आएगा और लॉस भी आएगा। शेड्यूल बनेगा डिस्पोजल का, जितने भी एसेट डिस्पोज ऑफ हो रहे हैं उन सब का शेड्यूल बन जाएगा। शेड्यूल ऑफ डिस्पोजल
मैनेजमेंट से कहें या तो बना के दे, और अगर मैनेजमेंट ने बना रखा होगा तो उनसे हासिल कर ले। सबसे पहला काम शेड्यूल ऑफ डिस्पोजल ले। अब आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर्स और फंक्शन में यह भी बात पढ़ रखी है कि अगर कैरिंग अमाउंट एसेट्स की 100,000 या उससे ज्यादा है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल चाहिए डिस्पोजल के लिए, नहीं तो एसेट को डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते। तो आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मिनट्स ऑफ द मीटिंग के अंदर ऑथराइजेशन देखें, अप्रूवल देखें, क्या उन्होंने अप्रूव किया हुआ है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इन एसेट्स को बेच दिया जाए। ये जनरल सी बात है, एडिशन में भी होगी। अब देख लो, दो बातें बड़ी कॉमन है, शेड्यूल ऑफ एडिशन, यहाँ पे शेड्यूल ऑफ डिस्पोजल, ऑथराइजेशन, यहाँ पे भी ऑथराइजेशन, दोनों बातें। उसके बाद कॉस्ट और उससे रिलेटेड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या कैलकुलेट हो जाएगा, कैरिंग अमाउंट। तो आपने कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करनी है, रीकैलकुलेट करनी है कैरिंग अमाउंट। कैसे, कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस कर देना, कैलकुलेट करना है गेन की फिगर को, गेन या लॉस की फिगर को कैलकुलेट करना है। क्या तरीकाकार होगा, सेल प्रोसीड्स माइनस कर देंगे कैरिंग अमाउंट, या तो गेन होगा या लॉस हो जाएगा। और डिस्कस करें मैनेजमेंट के साथ, नॉन फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ, द पॉसिबिलिटी ऑफ अनरिकॉर्डेड डिस्पोजल ऑफ एसेट, के हो सकता है कोई एसेट बेचा हुआ हो लेकिन उसको रिकॉर्ड करना भूल गए हुए। जी, बैंक स्टेटमेंट से वेरीफाई करेंगे ये पैसे कहां से आए हैं, वहां से भी आपको अंदाजा हो सकता है। बैंक स्टेटमेंट से आपको पैसे रिसीव हो रहे हैं और ये आपने किसी को सामान नहीं बेचा हुआ, कहां से आए। इसके अलावा बाजू का ऐसा होता है कैपिटल एडिशन होती है बड़ी ही हाई अमाउंट की, सिग्निफिकेंट अमाउंट की, उससे भी आपको अंदाजा हो जाता है। जैसे मैं आपको एक मिसाल दे देता हूं, उन्होंने स्क्रैप में बहुत भारी भरकम कोई मशीन बेच दी। अब आपको स्क्रैप में नजर आ गई मशीन, आप उसे पूछेंगे ये मशीन आपने डिस्पोज ऑफ तो कर दी, क्या इसके मुतबादिल नई मशीन खरीदी हुई है, जरा काइंडली वो तो दिखाए वो कहां पे ऐड हुई है, आपको उससे भी अंदाजा होगा। तो ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपस में इंटरलिंक्ड है। जैसे डिस्पोजल हो गई, एक मशीन डिस्पोज ऑफ कर दी, बेच दी, आपने कहा मशीन बेच दी है, वेल एंड गुड, ये तो बात ठीक हो गई है, मशीन ही बिक गई, अब तो बात खत्म। लेकिन एक दफा ऐसा हुआ कि मशीन डिस्ट्रॉय हो गई। अगर डिस्ट्रॉय हो गई है तो फिर उसकी स्क्रैप वैल्यू कबाड़ में वो तो बेची होगी ना, वो कहां पे, वो वैल्यूएशन दिखाए, या मशीन दिखाए या वो बात दिखाए हमें, ताकि हमें कंफर्म हो सके। जी बच्चे, ये तो हमारे टेंजिबल एसेट का कॉन्सेप्ट था जो कि मुकम्मल हो गया। इसमें हमें दो टॉपिक्स पढ़ने हैं, एक हमें टेंजिबल पढ़ना है और एक हमें इनटेंजिबल पढ़ना है। अब हम बात शुरू करने लगे इनटेंजिबल की। कल सुबह हमने बात ये डिस्कस की थी, नॉन करंट एसेट ऐसे एसेट्स को कहते हैं जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा हो, विदाउट फिजिकल एग्जिस्टेंस हो तो इनटेंजिबल एसेट कहलाता है। विदाउट फिजिकल एग्जिस्टेंस, अगर उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है तो ये कहलाएगा इनटेंजिबल एसेट। अब हमने सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स पढ़ने हैं इनटेंजिबल एसेट्स के लिए। सबसे पहली बात भाई, रिस्क क्या है, किस हद तक या को किस किस जगह पे मिस स्टेटमेंट हो सकती है सब्सटेंटिव प्रोसीजर, ताकि हम उसके अकॉर्डिंगली परफॉर्म करें। देखो, याद करो पहले ही दिन जब हमने चैप्टर 3 पढ़ना शुरू किया, हमने कहा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफाई और असेस क्यों करते हैं। टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बोथ एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और एट द असर्शन लेवल। क्यों ऐसा करते हैं, ताकि उसके अकॉर्डिंगली डिजाइन एंड परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स इन अकॉर्डेंस विद नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। तो हमने इसलिए सबसे पहला काम देखना है भाई किस किस असर्शन में गलती होने के चांसेस हैं, क्या मिसस्टेटमेंट हो सकती है, पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट कहां पे हो सकती है इनटेंजिबल एसेट्स में। जैसे गुडविल हो गई, ये गुडविल क्या है, इंटेंजिबल एसेट। ब्रांड क्या है, इंटेंजिबल एसेट। इसी तरह के एसेट्स के ऊपर हम क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे या इनमें क्या क्या मिसस्टेटमेंट होने के रिस्क मौजूद है। इसमें दो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक है उसकी एग्जिस्टेंस और दूसरी है उसकी वैल्यूएशन।
ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एग्जिस्टेंस क्यों? क्योंकि फिजिकल एग्जिस्टेंस जिन एसेट्स की होती है उनको तो चेक करना आसान होता है, लेकिन जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस ही ना हो उसको वेरीफाई करना तो बहुत मुश्किल है। इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस तो है ही नहीं। इस वजह से इस पे हमें प्रोसीजर कुछ खास किस्म के कैलकुलेट करने पड़ते हैं, परफॉर्म करने पड़ते हैं। रिमेंबर, ओनली इंटेंजिबल एसेट किताबों में जो रिकॉग्नाइज हो सकता है वो कुछ एसेट ऐसे हैं जो के रिकॉर्ड हो सकते हैं। जैसे परचेज्ड गुडविल रिकॉर्ड हो सकती है, इंटरनली जनरेटेड गुडविल रिकॉर्ड नहीं हो सकती। इंटेंजिबल्स हैविंग रेडिली एसर्टेनेबल मार्केट वैल्यू, जिसकी मार्केट वैल्यू डिटरमिन की जा सकती है, एसर्टन की जा सकती है। डेवलपमेंट कॉस्ट वो वाली जो IAS 38 का क्राइटेरिया फुलफिल कर जाए। जैसे डेवलपमेंट हो गई, अगर रिसर्च फेज है तो हम इसको एक्सपेंस आउट करेंगे, एसेट का हिस्सा नहीं बनाएंगे। हमें ऑडिट एविडेंस चाहिए ताकि हम इस काबिल इस चीज का नतीजा कंक्लूड कर सके कि ये एसेट किताबों में रिकॉर्ड होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। उस पे आ गया जी टेस्ट ऑफ डिटेल्स फॉर परचेज गुडविल, पास पेपर में आ चुका हुआ है, PP लिख लीजिएगा इसके साथ। टेस्टेड क्वेश्चन, टेंजिबल एसेट भी टेस्टेड क्वेश्चन है, इसमें से भी सवाल पूछा जा चुका हुआ। अब बच्चे प्योरली ये जो बात करने लगा है ना, ये कंसोलिडेशन के पर्सपेक्टिव से, बिजनेस एक्विजिशन के पर्सपेक्टिव से बात करने लगा है। बिजनेस कॉम्बिनेशन, बिजनेस एक्विजिशन, उसके हवाले से बातें होने लगी हैं। वही बातें जो आप लोग पढ़ा करते हो। जी बच्चे स्टार्ट करते हैं बच्चे। सबसे पहली बात, फर्स्ट वन, कंसीडरेशन की अमाउंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। मुश्किल बात तो नहीं है जी, वो डिटरमिन करें, एग्रीमेंट से पता चल जाएगी आपको। नंबर ऑफ शेयर्स कितने एक्वायर कर रहे हैं हम, एक्विजिशन किस डेट पे हो रही है, डेट ऑफ एक्विजिशन को डिटरमिन करना है। ये फर्स्ट 3 ने भी कहा हुआ है। बैंक स्टेटमेंट, आपने जब शेयर्स खरीदे या आपने बिजनेस एक्वायर किया तो आपने पेमेंट भी तो की होगी थ्रू बैंकिंग चैनल, उससे वेरीफाई हो जाएगा। अगर आप शेयर्स होते हैं 2 फॉर्म में, एक होते हैं फिजिकल फॉर्म और एक होते हैं इलेक्ट्रॉनिक, या इसको कहते हैं स्क्रिप्टलेस शेयर्स। उसके लिए एक अकाउंट ओपन हुआ होता है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, उसको हम कहते हैं CDC, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी है, हाँ, उस पे अकाउंट ओपन हुआ होता है। उस सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी में जो शेयर्स मौजूद होंगे उस शेयर्स का एक यूनिक नंबर होता है, तो CDC के स्टेटमेंट में पता चल जाएगा इससे इस डेट तक या इस नंबर से इस नंबर तक वो शेयर्स आपके CDC में मौजूद है जो आपके नाम पे ट्रांसफर हो गए होंगे। वैल्यूएशन रिपोर्ट मैनेजमेंट से और अमाउंट मैच कीजिएगा जिन जिन एसेट्स की उसने वैल्यूएशन की हुई है। जिस वैल्यू ने वैल्यूएशन की हुई है उसकी कॉम्पिटेंसी, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी आपने इंश्योर करनी है। कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी। जी बच्चे बात क्लियर है जी? क्या नाम है तुम्हारा? हाशिर, जो फॉर्म ए लिया जाता है वो इक्विटी की वेरिफिकेशन के अंदर होता है। यहाँ पे आप बिजनेस एक्वायर कर रहे हो, तो जब बिजनेस की एक्विजिशन होती है उनसे थोड़ी कहोगे मुझे फॉर्म ए दो, ठीक है? वो दूसरी कंपनी है ना, वो ग्रुप के लिए है ना। ग्रुप ऑडिटर ले सकता है सब्सिडरी से रिक्वेस्ट करके कि जी मुझे दे दें जी फॉर्म ए चाहिए, आपकी सब्सिडरीज का भी चाहिए, तो वो मिल जाएगा। लेकिन आप अगर ए कंपनी का ऑडिट कर रहे हो और ए ने बी में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, वो बी के लिए पेरेंट है, ठीक हो गया? हाँ, या आप सब्सिडरी का कर रहे हो तो आप बता रहे हो कि जी वो हमारी पेरेंट कंपनी, तो कम्युनिकेट कर सकते हो कुछ हद तक। लेकिन हम यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन देखते हैं। इवैल्यूएट द एडिक्वेसी ऑफ द एक्सपर्ट वर्क। आपने ये भी इवैल्यूएट करना है जो एक्सपर्ट ने काम किया हुआ है वो काम ठीक किया हुआ है। उसके लिए ये सुबह वाले सारे प्रोसीजर जो हमने पढ़े थे रिवैल्यूएशन के टाइम पे, सेम वही प्रोसीजर।
रेलिवेंस और रीजनेबलनेस ऑफ द एक्सपर्ट फाइंडिंग। एक्सपर्ट का जो काम है वो रेलिवेंट भी है और रिलायबल भी है। असम्पशन जो यूज की हुई है और जो मेथड यूज किया हुआ है वो रीजनेबल है। रेलिवेंस, कंप्लीटनेस और एक्यूरेसी ऑफ सोर्स डाटा, जो इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट को प्रोवाइड की गई है, सोर्स डाटा प्रोवाइड किया गया है, वो रेलिवेंट है। कंसीडर करना है ऑडिटर एक्सपर्ट को। हाँ, हो सकता है समटाइम हमें मैनेजमेंट के एक्सपर्ट की बात पे यकीन ना हो, हमें लग रहा है हम अपने एक्सपर्ट से काम करवाना चाह रहे हैं या उससे एविडेंस हासिल करने में मदद हासिल करना चाह रहे हैं, तो हम अपने एक्सपर्ट को भी इंगेज कर सकते हैं। क्या हुआ? ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए अगर उसे डाउट अराइज हो गया या वो समझ नहीं पाया तो वो इंगेज कर सकता है अपने किसी एक्सपर्ट को कि ये जरा काइंडली कंफर्म कीजिएगा, ये वैल्यूएशन उन्होंने करवा के मुझे दी है, ये वैल्यूएशन रीजनेबल है, तो वो फिर अपने एक्सपर्ट को भी इंगेज कर सकता है। ठीक हो गया जी। इंश्योर द कैरिंग अमाउंट एंड फेयर वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग एसेट्स। आपके जितने भी एसेट्स हैं, आपने उन तमाम एसेट्स की कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू भी डिटरमिन करनी है, मैनेजमेंट से इंक्वायर करके या एक्सपर्ट को इंगेज करके। अगर आप किसी कंपनी का 90% पोर्शन एक्वायर कर रहे हैं, 10% पोर्शन आपने एक्वायर नहीं किया है, ये कौन सा पोर्शन होगा? नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। आपने इसकी भी फेयर वैल्यू डिटरमिन करनी है। अगर आप फेयर वैल्यू पे मेजर कर रहे हैं तो क्या करना है? इंश्योर करना है फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई सही से कैलकुलेट हुई है, करेक्टली कैलकुलेट हुई है, कोई गलती तो नहीं हो गई। और अंडरस्टैंड द मैनेजमेंट प्रोसेस। मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है गुडविल के ऊपर इंपेयरमेंट रिकॉर्ड करने का, वो भी देखना है। दो तरीके हैं, आपको पता प्रोपोर्शनेट मेथड होगा तो सीआरई को सारी की सारी गुडविल पे इंपेयरमेंट लॉस की फिगर चार्ज हो जाएगी, और अगर फुल गुडविल मेथड है या फेयर वैल्यू मेथड है तो सीआरई को भी चार्ज होगी, एनसीआई को भी चार्ज हो जाएगी। बिजनेस एक्विजिशन ओवरऑल, अगर हम कैलकुलेशन की बात करें, एक्यूरेसी के अमाउंट जो इंपेयरमेंट लॉस की फिगर चार्ज की गई है वो एक्यूरेट है, इनएक्यूरेट तो नहीं, तो उससे कर सकते हैं। वैल्यूएशन, एलोकेशन। क्या हुआ? ये आपने इसकी असर्शन पूछी है या आपने सबकी पूछी है? ओवरऑल मैंने पहले ही स्टार्ट करने से पहले बताया ये जनरल प्रोसीजर है, किसी स्पेसिफिक असर्शन से रिलेटेड नहीं है, और खास तौर पे जो असर्शंस कवर होंगी वो ये दो कवर होंगी इसके अंदर। बाकी असर्शन भी हो रही है, जैसे मैंने भी एक्यूरेसी बोला, वैल्यूएशन भी आपके सामने आ गई। एक्यूरेसी, वैल्यूएशन एंड एलोकेशन ये एक ही असर्शन होती है। ठीक है, चले जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स ओवर रिकॉर्डिंग ऑफ इंपेयरमेंट। अगर आप इंपेयरमेंट चार्ज करना चाह रहे हैं तो इंपेयरमेंट चार्ज करने से पहले आपने ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस पे कंट्रोल्स क्या इंप्लीमेंट किए हों ताकि इंपेयरमेंट गलत चार्ज ना हो जाए। आप जैसे गुडविल को इंपेयर कर रहे हैं, अब गुडविल की इंपेयरमेंट आपको कैसे पता चली 20% गुडविल इंपेयर होगी? सवाल में तो, एग्जाम में तो आ जाएगा, हमें पता चल जाएगा, लेकिन रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे पता चलेगा? हो सकता है कंपनी की मार्केट की डिमांड कम हो चुकी हुई हो। अब कितने से मार्केट डिमांड कम हुई है उसकी बेस पे हमने गुडविल को इंपेयर कर दिया, उन्होंने बेस बता दिया, हमें पता चल गया। हाँ, मार्केट डिमांड कम हुई है और इंपेयरमेंट लॉस नहीं चार्ज किया, ऐसा ना कहीं हो जाए। इस पे क्या कंट्रोल्स लगाए हुए हैं? वो है ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स। कोई ना कोई तरीकेकार तो है ना गुडविल के ऊपर इंपेयरमेंट लॉस चार्ज करने का। वो कैसे है, आपको कैसे पता चलता है? उसी के लिए कहा गया कंपल्सरी टेस्टिंग है। हर साल के एंड पे चाहे कोई इंडिकेशन आपको नजर आए या ना आए, आपने इंपेयरमेंट टेस्टिंग करनी ही करनी है गुडविल के ऊपर। इंश्योर करना है जो अजम्पशन मैनेजमेंट यूज कर रही है वो रीजनेबल है या नहीं है। जैसे अजम्पशन क्या, वैल्यू इन यूज को कैलकुलेट करना है, तो वैल्यू इन यूज कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? डिस्काउंट रेट यूज करेंगे।
एस्टिमेटेड फ्यूचर कैश इनफ्लोज यूज करेंगे, तो वो देखने हैं आपने क्या वो रीजनेबल है या नहीं है। उसके बाद बच्चे सबसीक्वेंट इवेंट्स कंसीडर करने हैं, इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, उससे आपको पता चल जाएगा कि क्या कोई ऐसा इवेंट तो नहीं हो गया सबसीक्वेंट पीरियड में जिससे आपको कोई इंडिकेशन मिल रहा है कि रिपोर्टिंग डेट पे इंपेयरमेंट होनी चाहिए और इंपेयरमेंट टेस्टिंग कंपनी ने नहीं की। और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट से आपने लेनी है उन अजम्पशंस पे, क्या वो अजम्पशन रीजनेबल है या नहीं है। 3-4 मिनट देता हूं, इनको जरा अच्छे तरीके। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा बच्चे, अब 2 टुकड़े करने लगा, एक है डेवलपमेंट कॉस्ट के अलावा एसेट्स और एक है डेवलपमेंट कॉस्ट। ऐसे प्रोसीजर जो टेंजिबल और इनटेंजिबल के कॉमन है, यहां पे कोई जिक्र नहीं है उसका। वो प्रोसीजर जिसमें फर्क है, जैसे बिजनेस की एक्विजिशन, वो टेंजिबल में नहीं था, वो तो इनटेंजिबल में आया। जैसे गुडविल की कैलकुलेशन है, तो वो सारे प्रोसीजर यहाँ पे बता दिए और वो है भी इंपॉर्टेंट, पास पेपर में आ चुका हुआ है जो अभी पढ़ा हम लोगों ने। अब है अदर देन एक्सक्लूडिंग डेवलपमेंट कॉस्ट, उसको देखने लगे। ऑडिटर सबसे पहला काम है कंफर्म करेगा एग्जिस्टेंस। देखो टेंजिबल के केस में तो था जाके फिजिकली इंस्पेक्ट कर लिया, लेकिन जो इनटेंजिबल है, जिनका वजूद ही नहीं है, उनके बारे में हम क्या करेंगे, एग्जिस्टेंस को कंफर्म करेंगे, क्या ये एसेट एग्जिस्ट करता है, आपके पास वाकई लीगल राइट है। क्लियर हो गया जी। एक्वायर्ड एसेट का, उसके लिए हम परचेज कोई डॉक्यूमेंट देखेंगे, कोई एग्रीमेंट देखेंगे, कोई लीगल राइट का आपका एग्रीमेंट या लाइसेंस बना हुआ होगा, उससे हमें पता चलेगा। अमोर्टाइजेशन की कैलकुलेशन देखनी है। अमोर्टाइजेशन किस बेस पे होगी, यूजफुल लाइफ की बेसिस पे, वो अंदाजा है। और उसके लिए जो आपने अजम्पशन यूज की है, क्या वो अजम्पशन आपकी रीजनेबल है या नहीं है। कहीं आपके इस एसेट के ऊपर इंपेयरमेंट टेस्टिंग की तो जरूरत नहीं है। जैसे कंपनी ने जो सॉफ्टवेयर यूज किया है, वो सॉफ्टवेयर ऑब्सलीट हो गया होगा, रिलायबल इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस नहीं कर रहा और उसकी जगह पे उसका नया सॉफ्टवेयर डिजाइन हो चुका हुआ है। पुराने वाले का क्या, क्योंकि इसकी तो एक्टिव मार्केट जल्दी मौजूद ही नहीं होती और आप बेच भी नहीं सकते हो, लीगल राइट भी होता है, तो वो इंपेयर हो चुका होगा। और इंश्योर करना है इंपेयरमेंट हैज बीन करेक्टली डील्ड विद द लेजर। लेजर के अंदर इंपेयरमेंट लॉस को सही अमाउंट से रिकॉर्ड या सही तरीके से रिकॉर्ड किया गया। तो सिंपल बात है, कंफर्म करना है अमाउंटाइजेशन सही से कैलकुलेट हुई है, इंपेयरमेंट तो नहीं है, और इन सब चीजों को सही तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड किया गया। अब बात शुरू करते हैं डेवलपमेंट कॉस्ट की। डिस्कस करें डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को मैनेजमेंट के साथ या कोई सीनियर पर्सोनल है तो उसके साथ, और फिजिबिलिटी देखें, इस प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी क्या है। फिजिबिलिटी कैसे पता चलेगी आपको, प्रोजेक्ट की और उससे बनने वाली प्रोडक्ट की। प्रोजेक्शंस देखनी है, फोरकास्ट देखना है, क्या है, क्या मतलब आपके पास इतने रिसोर्सेज है, बना सकते हो, और अगर बना लोगे तो उससे फ्यूचर का इकोनॉमिक बेनिफिट हासिल होगा। देखो वही बात IS 38 ने जो बताई, यहाँ पे वेरीफाई कर रहे हैं। बनाने के लिए जो पैसे चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, हैं आपके पास, और अगर बन गया तो फायदा भी मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये आपने देखना है, रिव्यू करना है, असेस करना है। प्रोडक्शन और मार्केटिंग प्लान क्या है आपका, जो प्रोडक्ट बना रहे हो क्या उसकी मार्केट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। आप पूछेंगे मैनेजमेंट से, क्या इसकी मार्केट एग्जिस्ट करती है, ये प्रोडक्ट मार्केट में सेल भी हो सकती है या नहीं हो सकती। जैसे जब भी कोई कंपनी मोबाइल फोन लॉन्च करने लगती है, तो वो उससे पहले उसकी मार्केट सर्च करती है। ये क्या है, क्यों मार्केट सर्च की जाती है, कि क्या इस मोबाइल फोन के या इस फीचर के खास पर यूजर मौजूद है या चाहते हैं, यूजर नहीं है, क्या ये फीचर लोग चाहते हैं। और अगर नहीं भी चाहते तो लोगों से उसके बारे में क्वेश्चन फिल करवाया जा रहा होता है। जैसे आईफोन हो गया, सैमसंग हो गया, जब भी कोई नया फीचर लाना चाहते हैं तो वो कहते हैं, सर्च करते हैं मार्केट में, वो जाके क्वेश्चन फिल कर, क्या ये फीचर आप चाहते हैं मोबाइल फोन में हो, या आप कौन सा नया फीचर चाहते हैं, कमेंट्स करवाते हैं लोगों से।
और लोग ऐड करते हैं और उसकी बेस पे अपनी रिसर्च कर डालते हैं, अपनी नई प्रोडक्ट लॉन्च कर दी, उनको पता भी है मार्केट मौजूद है इस चीज की। कंसीडर करनी है फंडिंग रिक्वायरमेंट, फाइनेंस आप कैसे इकट्ठा करेंगे इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए। जब बन गया तो इसको इस्तेमाल करेंगे या इस एसेट को बेचेंगे, क्या पॉसिबल है, यूज भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। डिस्कस करना है मैनेजमेंट की इंटेंशन को कि इस एसेट को कंप्लीट किया जाए। आपने कंप्लीट करना है, इरादा रखते हो, और कंप्लीट करने के बाद या तो तुम यूज करोगे या आप इसको सेल कर देंगे। ये सब बातें वही जो IAS 38 की बातें। डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्ट को इंस्पेक्ट करना है और रिकॉर्ड्स करना है, स्पोर्टिंग और सेफ गार्डिंग पेटेंट्स को। इसका क्या मतलब होता है? आपने राइट, आपने अपना राइट प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्शन ऑफ राइट। जी, प्रोटेक्शन ऑफ राइट, राइट की प्रोटेक्शन हो। Test controls around the documentation and safekeeping the scientist notes, discoveries and conclusions। ठीक हो गया जी बच्चे। आपने जितने भी हैं ये डॉक्यूमेंट्स, एग्रीमेंट्स, आपने देखना है कि उन एग्रीमेंट्स पे क्या कंट्रोल्स लगाए हों, वो किसी के हाथ पे ना आ जाए। तो ये कंट्रोल्स होना चाहिए कि वो उन एग्रीमेंट्स तक किसी के एक्सेस ना हो, वो तो बड़े सीक्रेट्स हैं कंपनी के। सैंपल ऑफ डेवलपमेंट कॉस्ट को आपने कैलकुलेट करना है और देखना है क्या वो सही अमाउंट से कैपिटलाइज हुई है किताबों में, और मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करनी है। इंपॉर्टेंट है ये भी पास पेपर में आ चुका हुआ है, इंपॉर्टेंट भी है ये वाला। ये चैप्टर यहाँ पे बच्चे मुकम्मल हो गया आपका। इस चैप्टर का कंप्लीट टेस्ट होगा बच्चे। इसके साथ चैप्टर नंबर 7 का कौन सा पोर्शन मैं आपको दोबारा से बता देता हूं। 2.3 एंड 2.4, 2.3 एंड 2.4 ये आपने रिटेन करना है बच्चे पोर्शन। सिर्फ ये दो पार्ट आपने रिटेन करके कल मुझे टेस्ट देना है। समरी में आपके साथ शेयर कर चुका हूं, समरी से याद कर लीजिएगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।